Hello everyone and welcome back to my channel. Let's start with our today's video. Today we are going to talk about the calculation of cost for the equity shares capital. In the last video we have talked about the calculation of cost of capital if the funds are raised from debt capital as well as from the preference share capital. So we have covered these two topics. So today we are going to talk about equity share capital and its cost composition. Now when we talk about the equity shares, we are well aware that these are the valuable dividend securities and there is no legal obligation to pay dividend on them as well as the rate of dividend is not determined. यूजुअली क्या होता है कि हम इक्विटी शेयर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी काफ़ी इजी हो जाती है क्योंकि कोई पेमेंट तो है नहीं एज सच या कोई मैंडेटरी पेमेंट नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या अज्यूम करते हैं कि भाई ये इक्विटी शेयर्स की भी कोई कॉस्ट नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों ने कंप्यूट किया था भाई डेथ में हमारे पास एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट था और वैसे ही हमारा प्रेफरेंस शेयर था एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड था। तो ऐसे केस में वहाँ पे तो कॉस्ट आ रही थी, लेकिन इक्विटी शेयर्स में कैसी कॉस्ट, क्योंकि जब तो यहाँ पे कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है। बट द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पे द कंपनीज ट्राई टू प्रेफर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वाई? दे ट्राई टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। क्यों ऐसा करती है? अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगी तो ही तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर शेयर होल्डर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी तो लोगों को लगेगा ये उनके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वहाँ से वो पैसे क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, रिजल्टिंग अ डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस। तो कंपनी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है, बट वो हमेशा कोशिश करती है कि मैक्सिमम रेट को डिविडेंड के फॉर्म पे किया जाए। तो अब एक्चुअली में ये कॉस्ट क्या हुई, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेशन है, तो हम सिंपल से कह सकते हैं कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स की पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन को एक बेंचमार्क मांग करके वो क्या करती है, अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन करने की कोशिश करती है। एंड हेंस वी कैन से दैट इक्विटी शेयर्स आल्सो हैव अ cost. Now in order to compute this cost, we can say that the cost of equity share capital is equal to expectation of shareholders and may be defined as minimum rate of return that a firm must earn on the equity finance portion of the investment project in order to leave unchanged the market price of such shares. यानी कि कंपनी को एटलीस्ट इतना रिटर्न आ जाना चाहिए उस पर्टिकुलर फंड से सो दैट कि मार्केट प्राइस में डिक्रीज ना हो, थोड़ा इंक्रीज होता है, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। बट हम ये कह सके द मार्केट प्राइस ट्राई टू टेंड टू बी अनचेंज, क्योंकि हमने मिनिमम की बात की तो हम मानेंगे कि हमारी मार्केट प्राइस ज़्यादा चेंज ना हो। नॉर्मली इक्विटी शेयर्स एक्सपेक्ट टू गेट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस, यानी एक इक्विटी शेयर्स क्या क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसे ये चीज़ें मिल सकती हैं। पहली क्या फैक्टर होता है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर दैट विल बी अवेलेबल ईच ईयर। हर साल उसे एक सर्टेन रेट से क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, द अर्निंग पर शेयर विल कंटिन्यू टू राइज रेगुलरली ओवर द पीरियड्स, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो शेयर होल्डर ने अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी में, उनको जो मिलने वाला रिटर्न क्या करेगा, हर साल ग्रो करेगा। एंड द थर्ड फैक्टर इज रिटेन्ड अर्निंग्स इन द बिजनेस दो दे नॉट बी अवेलेबल टू देम इन कैश must be used to increase the profit of the company so that their holdings value should rise and they can get maximum capital gains at the appropriate time. That means कि अगर हम बात करें जिस शेयर्स को शेयर होल्डर्स ने खरीद रखा है तो उनका अमाउंट क्या हो सकता है, वो फ्यूचर में भी ग्रो करे, उसे ज़्यादा कैपिटल गेन्स ला करके एट द एन अप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि लंबे समय के बाद की बात कर रहे हैं। सिंस वी हैव डिफरेंट अप्रोचेस तो वी कैन से दैट देयर आर 3 डिफरेंट मॉडल्स फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास टोटल कितने मॉडल्स आ गए, 3 मॉडल्स हो गए। द फर्स्ट वन इज द अर्निंग मॉडल। फर्स्ट आपका जो सबसे पहला मॉडल होता है वो आपका कौन सा मॉडल है, अर्निंग यील्ड मॉडल होता है, जिसमें हम ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, अर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज द डिविडेंड यील्ड मेथड एंड नेक्स्ट इज द डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग मेथड होता है। तो टोटल कितने हो गए, 3 मेथड्स हो गए। ये डिफरेंट अप्रोचेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं और डिफरेंट अजम्पशंस के साथ में ये वर्क करते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मॉडल दैट इज अर्निंग यील्ड मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्निंग प्राइस रेशियो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको अर्निंग प्राइस रेशियो भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इट इज द अर्निंग पर शेयर विच डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। It also assumes that the invested capital in a business is equal to the market price of the shares. ये क्या assume करता है, इनका बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जितना भी इन्वेस्टेड कैपिटल होता है बिजनेस में, यानी जो कैपिटल फर्म इन्वेस्ट कर दी होती है, वो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स के बराबर होता है, यानी कैपिटल ही क्या बनती है, मार्केट प्राइस बनती है। बेस्ड ऑन दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू अ रेट which must be earned on incremental issues of equity shares so as to maintain the present value of investment intact.
यानी कंपनी को एटलीस्ट इतना उसको रिटर्न दे सके ताकि उसकी वैल्यू क्या हो रहे, कंसिस्टेंट रहे, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना आए, या आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट करे उसमें डाउनफॉल ना हो. In other words, the cost of equity share capital is measured by the earning per ratio. तो basically we are going to use this particular formula जिसमें cost of equity after tax, जिसको हम CE से represent करते हैं, can be calculated by this particular fraction, that is earning per share upon market price per share or the net proceeds into 100. अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेयर पे एक शेयर होल्डर को जो भी रिटर्न मिलता है वो क्या बन जाता है, अर्निंग पर शेयर्स. एंड ईपीएस कैन सिंपली बी कैलकुलेटेड बाय द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. जितना भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, जैसे पैट कह सकते हैं या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कह सकते हैं, डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर्स से. जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, द प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर उस अमाउंट को हम नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर दें, वी गेट द आंसर फॉर अर्निंग पर शेयर. तो पहले ईपीएस अगर दे दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली तो उसे प्लेस कर देंगे, और अगर नहीं दिया है वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, उसको डिवाइड कर देंगे अपने नेट प्रोसीड से या एमपीएस से, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड मॉडल, दैट इज डिविडेंड यील्ड मॉडल होता है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये क्या मानते हैं कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वही हमारा क्या माना जाता है, कॉस्ट मानी जाएगी. तो उसको कंप्यूट करने के लिए वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ डीपीएस. डीपीएस क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, यानी एक इक्विटी पर शेयर के हिसाब से जितना भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो पैसा हमारा क्या बन जाता है, डिविडेंड पर शेयर हो जाता है. और एमपीएस और एनपी हमने आप लोग के साथ में क्या करा था, डिस्कस करा था. एमपीएस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस आप कह सकते हो, यानी कि उस पर्टिकुलर शेयर की क्या होती है, मार्केट प्राइस की वैल्यू दे दे. नेट प्रोसीड्स का मतलब भी आपको पता ही है, जैसे सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे कि हमने अपने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे या डिबेंचर्स के टाइम पे यूज किया हुआ था. नाउ द लास्ट मॉडल इज अबाउट द डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोइंग मॉडल, जिसे हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं. इसको हम डीपी प्लस जी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द ईयरली ग्रोथ रेट in dividend is added to the cost of equity capital ascertained in accordance with the DP ratio. मतलब जो इसके पहले वाला फॉर्मूला था, हमारा जो डिविडेंड मॉडल था, उस फॉर्मूले के साथ में हम एक ग्रोथ एस्पेक्ट भी हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं कि हाँ भाई इतना फ्यूचर में ये रिटर्न ला करके देगा, या दिस इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ दैट द कंपनी कैन मेक. उसको भी अगर हम दोनों कॉम्बिनेशंस को अप्रोच मिला दें, देन वी गेट द आंसर फॉर डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल. The philosophy of this method is that the equity shares expect not only a certain dividend per share, but also an increase in the value of year in such dividend. हर साल उसे increase भी चाहिए होता है या increment भी चाहिए होता है. The growth in dividend for each year may be determined on the basis of amount of dividend paid by the company for the last few years. यानी जो पिछले सालों से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसके बिहाफ पे हम ग्रोथ एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी हैज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट प्राइस. कंपनी जितना ज़्यादा अच्छा डिविडेंड पे करेगी, जितने ज़्यादा टाइम डिविडेंड पे करेगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी प्राइसेस क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाएगा और शेयर होल्डर्स को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा. मोरओवर द ग्रोथ रेट इन प्रॉफिट में ऑल्सो भी टेकन एज ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, भी हम उसकी बात कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द रेशियो ऑफ डिविडेंड टू प्रॉफिट इज स्टेबल. यानी अगर आपका डिविडेंड रेशियो क्या है, प्रॉफिट कॉमन है या कंसिस्टेंट, जैसे हमने कहा कंपनी हर बार डिक्लेयर कर रही है 2%, 5% या 6%, तो हम मान सकते हैं कि हमारा ये वैल्यू भी सेम हो जाएगी. नाउ सिंस वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, तो हम पहले बेसिक देखिए, जो पुराना फॉर्मूला था हम वही यूज करेंगे, बस के बाद में जो भी ग्रोथ फैक्टर एक्सपेक्ट करते हैं, लेटेस्ट से अगर 2% बोला होगा तो हम क्या लिखेंगे, 0.02 वैल्यू लिख करके यहाँ पे अब जो कॉस्ट आएगी दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यूजिंग द डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल. सो इस टॉपिक में हम लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली. सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट ओनली द अप्रोचेस दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. तो हमने अप्रोचेस के बारे में बात कर लिया. इन द कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल्स. We will be trying to do some of the practical from this content only. So that's all for the day. Thank you everyone.